अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस नावल के पिछले तीनों सीज़न नावल मोहब्बत, इज़हार मोहब्बत और इश्क का इज़हार डिस्काउंटेड प्राइस में हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। ईद तक तमाम नावल्स पर खसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो अभी मैसेज करके नावल हासिल करें। 03094275 नावल दीवानगी, एपिसोड नंबर 7, राइटर एनी राजपूत। 2 दिन बाद रूहान खान की इंगेजमेंट का फंक्शन था, इसलिए खान विला में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। हानी, तुमने आज फिर यूनी नहीं जाना क्या? छुट्टियां तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे रूहान भाई की नहीं तुम्हारी इंगेजमेंट हो। खान विला के तमाम अफराद इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जब हानी ने आते ही कह दिया था कि वो आज फिर यूनी नहीं जाएगी, जिस पर अरीश खान का मुंह को जाता निवाला रुका था और फिर उसने हानी की छुट्टियों पर तंज करते रूहान खान को कंधा मारा था, जिस पर रूहान खान ने उसे घूरा था जैसे उसे उसकी बात बिल्कुल भी पसंद ना आई हो। हानी, मेरी ही तो इंगेजमेंट है, वो भी रूहान के साथ। हानी मुंह में बड़बड़ाई थी और फिर खुद ही मुस्कुरा दी थी। हाँ हानी बेटा, खैरियत तो है? तुम क्यों यूनी से छुट्टियां कर रही हो? अब की बार रूहा ने भी पूछा था कि वो जो अपने रूहान के बारे में सोच मुस्कुरा रही थी, अपनी मोम की आवाज़ पर हड़बड़ा कर सीधी हुई थी। वो आजकल स्टडीज़ नहीं हो रही मोम, तो मैंने सोचा कि आपके साथ रहकर कुछ काम ही करवा दूं। हानी ने एक नज़र संजीदगी से नाश्ता करते रूहान खान को देख कहा था, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रूहान भैया, मुझे पिंच करना, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। हानी की बात सुन, अरीश खान ने ड्रामाई अंदाज में कहा था। अरीश खान दरमियान में, जबकि उसकी एक तरफ रूहान खान और दूसरी तरफ हानी बैठी थी। जब रूहान खान ने अपनी नज़रें उठाई, अरीश को देखा था और फिर अगले ही पल डाइनिंग एरिया में अरीश की ज़ोरदार चीख गूंजी थी कि हानी ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसके हाथ पर ज़ोर से पिंच कर दिया। छिपकली, ये क्या कर दिया तुमने? अरीश खान ने अपने हाथ को झटकते दुहाई दी थी कि जहाँ अरिशमान खान और रोहा उसकी तरफ मतवज्जो हुए थे, वहीं रूहान खान ने जल्दी से अरीश का हाथ थामे देखा था, जहाँ हानी के नाखूनों का अच्छा खासा निशान पड़ गया था। हानी, ये क्या हरकत है? रूहान खान ने उसे सख्त नज़रों से देख कहा था कि अरिशमान खान ने रूहान को टोका था। कुछ नहीं हुआ रूहान, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं हाइपर नहीं हो रहा डैड, वो बस अरीश। यस डैड, देखिए कितनी ज़ोर से लगी है मुझे हानी के नाखून। अरीश खान ने भी अपने भैया की तायीद की थी। जबकि रोहा ने भी कुर्सी से उठते उसका हाथ देखा था। क्या वाकई में ज़ोर से लग गई अरीश? मैं तो बस तुम्हें तंग कर रही थी। हानी भी अब सही मायनों में परेशान हुई थी, इसलिए अरीश का हाथ थामे देखा था। उसे बुरा लगा था कि इस सिचुएशन की वजह से उसके डैड ने रूहान खान को डांट दिया था। सॉरी अरीश, वो इट्स ओके हानी, मैं ठीक हूँ, तुम रोने ना लग जाना, कसम से रोते हुए बहुत बुरी लगती हो। अरीश खान ने माहौल को खुशगवार करने के लिए मुस्कुराकर जानबूझकर उसे तंग किया था, जिस पर हानी ने मुंह बनाया था। अच्छा बस, अब मज़ीद कोई बात नहीं होगी, सब अपना नाश्ता करें। रोहा ने अपने तीनों बच्चों को देख डपटने के अंदाज में कहा था, जिस पर डाइनिंग टेबल पर खामोशी छा गई थी।
रूहान खान भी गहरा सांस भरे संजीदगी से अपनी प्लेट पर झुक गया था, जबकि अड़ीश हानि को और हानि अड़ीश को देखते मुंह में कुछ बड़बड़ाते अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे थे। अड़ीश खान नाश्ते के बाद खुदा हाफिज़ किए वहीं से हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। जबकि रूहान भी अपना नाश्ता ख़त्म किए फिर एक्सक्यूज़ करता अपनी कमरे की जानिब चल दिया था। उसके पीछे हानि भी डाइनिंग टेबल से उठ गई थी। रूहान, वो कल मुझे मेहंदी लगवाने जाना है तो ऑफिस से जल्दी आ जाना, हानि ने रूहान खान के पीछे आते कहा था। कि रूहान खान जो अपने कमरे में दाखिल होने वाला था मुड़कर हानि को देखा था। मेहंदी? हाँ, वो हमारी इंगेजमेंट, मेरा मतलब तुम्हारी इंगेजमेंट है ना, तो मैं तुम्हारे नाम की मेहंदी तो लगवाऊंगी ना। हानि ने अपनी फिसलती ज़ुबान को जल्द ही संभालते अपना जुमला ठीक किया था। हाँ, तो इंगेजमेंट परसों है हानि, तुम्हें कल क्यों मेहंदी लगवानी है? रूहान खान सर झटकते कमरे में दाखिल हुआ था। पीछे हानि भी लबों पर मुस्कुराहट सजाए आई थी। वो परसों बहुत काम हो गए ना रूहान, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए कल ही लगवा लूँगी, हानि ने उसके बेड पर फैलने के अंदाज में बैठते चहक कर कहा था। अच्छा ठीक है हानि, कल जल्दी आने की कोशिश करूँगा, नहीं तो तुम मोम के साथ चली जाना, अड़ीश भी आजकल बिज़ी है। रूहान खान ने अपने बालों को सेट करते फिर अपना लैपटॉप वाला बैग थामे उसमें लैपटॉप और कुछ फाइल्स रखते मसरूफ़ से अंदाज में कहा था। ओके रूहान, मैं मोम के साथ ही चली जाऊँगी। हानि की बात पर रूहान खान के हाथ एक पल को रुके थे कि वो भला बिना ज़िद की एक ही बार में उसकी बात को कैसे मान गई थी। रूहान खान को हैरत हुई थी। हानि कहती फिर अपने कमरे की जानिब चलती थी कि रूहान खान बस उसकी पुश्त को ही देखता रह गया था। फिर सर झटकते अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गया था। अड़ीश खान कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचते सीधा अपने कैबिन में आया था। यूं तो उसकी नाइट शिफ्ट थी, लेकिन आज उसका करीबी डॉक्टर दोस्त छुट्टी पर था, तो इस वजह से आज उसे दिन को भी कुछ पेशेंट्स को देखना था। डॉक्टर अड़ीश, वो पेशेंट नाश्ता नहीं कर रही, कह रही है कि उसे जाना है यहाँ, वो नहीं यहाँ रहना चाहती। कुछ ही देर में नर्स नॉक की कैबिन में आई थी और फिर उसे अजलीन का हवाला दिए कहा था। मैं डॉक्टर हूँ, उसका खादम तो नहीं जो अब उसे नाश्ता भी करवाया करूँ। डॉक्टर अड़ीश ने नर्स की बात सुन कहा था। हाँ, वो अजलीन का प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर करना चाहता था, लेकिन जब से उस पेशेंट को डॉक्टर अड़ीश ने देखना शुरू किया था, नर्स जैसे उसका हर काम डॉक्टर अड़ीश पर डालती खुद साइड हो जाना चाहती थी। डॉक्टर अड़ीश के जवाब पर नर्स शर्मिंदा सी होती नज़रें झुका गई थी। हाँ, एक बार ही तो अजलीन से नाश्ते का कहती। हाँ, वो एक बार ही तो अजलीन से नाश्ते का कहती डॉक्टर अड़ीश से उसकी शिकायत लगाने आ चुकी थी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप ओपीडी में चली जाएं। डॉक्टर अड़ीश ने गहरा सांस भरे नर्स से कहा था, जिस पर वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करती वहाँ से जा चुकी थी कि पिछले कुछ दिनों से वो ही अजलीन की देखभाल और मेडिकेशन कर रही थी, इसलिए उसके ज़िद्दीपन मिजाज से तंग आ गई थी। जबकि दूसरी तरफ अजलीन प्यार मोहब्बत चाहती थी, जो उसे बचपन से लेकर अब तक कोई नहीं कर पाया था। नर्स के जाते ही डॉक्टर अड़ीश अपना मोबाइल और स्टेथोस्कोप उठाए अजलीन के रूम की जानिब चल दिया था। हेलो अजलीन, डॉक्टर अड़ीश ने कमरे का दरवाज़ा खोले कतरे खुशगवार लहजे में उसे पुकारा था कि अजलीन, जो अपना सर घुटनों में दिए अफसुर्दा सी बैठी थी, अपना चेहरा उठाए उसे देखा था।
और फिर अपने ठीक से ओढ़े दुपट्टे को मज़ीद ठीक करती खुद में सिमटी थी। चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ने लगा था, यूं जैसे उसे डॉक्टर अरीश का सामने आना अच्छा ना लगा हो। और उसके मुंह के बिगड़ते जाविये देख डॉक्टर अरीश अच्छे से जान चुका था कि वो उसके आने पर यूं रिएक्शन दे रही थी, लेकिन फिर भी ढीठ बना अपने दांतों की नुमाइश की, मुस्कुरा कर आगे बढ़ा था। तुम क्या गूंगी हो, बोलती नहीं? डॉक्टर अरीश ने साइड टेबल पर पड़ी उसकी फाइल को उठाते मसरूफ़ से अंदाज में कहा था। वजह जानबूझकर उसे बोलने पर उकसाना था, लेकिन अजलीन उसका जवाब देने की बजाय खामोशी रही थी, जिस पर डॉक्टर अरीश ने एक नज़र फाइल से उठाई अजलीन के चेहरे को देखा था और फिर से फाइल में मसरूफ़ हो गया था। उसका चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से आड़ी था और उसके चेहरे पर ज़िंदगी की रौनक ही तो वापस लाना थी डॉक्टर अरीश को। इसलिए गहरा सांस भरे फिर से उसे मुखातिब किया था। क्या तुम वाकई में गूंगी हो? चलो कोई बात नहीं, मैं भला डॉक्टर किस काम का हूँ। अभी तुम्हें वो बड़ा वाला इंजेक्शन लगाऊंगा ना तो तुम्हारी आवाज़ वापस आ जाएगी। अरीश ने चेहरे पर संजीदगी सजाए कमरे में बनी कबर्ड की तरफ इशारा किया था। जब अजलीन ने बेसाख्ता ही डॉक्टर अरीश की नज़रों के ताक़ुब में देखा था, उस छोटी सी कबर्ड पर लॉक लगा था। यानी डॉक्टर अरीश सच कह रहा था कि उसमें वाकई बड़े वाले इंजेक्शन्स पड़े थे जो वो अजलीन को लगाना चाह रहा था। अजलीन के दिल में बेसाख्ता ही ये सोच आई थी। चाची, चाबी भला कहाँ है इस कबर्ड की? हाँ ये रही। डॉक्टर अरीश ने उसके चेहरे के तासुरात देख अपनी मुस्कुराहट दबाई, फिर फाइल को वहीं रखते अपनी पॉकेट को जानबूझ कर टटोलते चाबी की तलाश करना चाही थी ताकि वो उस कबर्ड को खोल सके। नहीं, मैं गूंगी तो नहीं हूँ। कि उससे पहले कि डॉक्टर अरीश सच में उसे बड़ा वाला इंजेक्शन लगाता, अजलीन ने इस खौफ के मारे झट से अपनी ज़ुबान खोली थी। वो डॉक्टर अरीश जो कि कल उसकी आवाज़ सुन चुका था, जानबूझकर उसे बोलने पर उकसाने के लिए ऐसा किया था। अब यूं ही चेहरे पर संजीदा तासुरात लिए उसे देखा था। अच्छा, तुम वाकई में गूंगी नहीं हो, ये तो अच्छी बात है। चलो अब वो बड़ा वाला इंजेक्शन रहने देते हैं, वो नहीं लगाता तुम्हें। और हाँ, ये नाश्ता क्यों ऐसे ही पड़ा है? डॉक्टर अरीश ने बात को घुमा फिरा कर फिर टेबल पर रखे नाश्ते को देखा था। बोलो, नाश्ता क्यों नहीं कर रही तुम? उसे फिर से खामोश होता देख डॉक्टर अरीश ने अपना सवाल दोहराया था। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अजलीन ने ना चाहते हुए भी डॉक्टर अरीश की बात का जवाब दे दिया था कि वो बात बात पर उसे वो बड़ा इंजेक्शन लगाने की धमकी जो दे डालता था, इसलिए शराफत से जवाब दे दिया था। भूख क्यों नहीं है? ओह अच्छा, अब समझा। लगता है तुम्हें स्टमक प्रॉब्लम भी है, इसलिए तो तुम्हें भूख नहीं लगी। चलो कोई बात नहीं, अभी इंजेक्शन लगा देता हूँ ना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर तुम्हें भूख भी लगेगी और तुम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम से किया करोगी। डॉक्टर अरीश कहते फिर बड़ी ही संजीदा आवाज़ में कबर्ड की जानिब अपने कदम उठा गया था कि अजलीन की सहमी हुई आवाज़ सुन फिर से उसके कदम रुके थे। वो मैं खा लेती हूँ, मुझे इंजेक्शन मत लगाना प्लीज़। अजलीन की आवाज़ सुनते डॉक्टर अरीश ने मुड़कर उसे देखा था, जो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी और फिर उसके देखते ही अपनी नज़रें झुका गई थी, जैसे बस अभी रो देगी।
ये तो अच्छी बात है। चलो जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो, फिर तुम्हें मेडिसिन देनी है। डॉक्टर अरीश अब वहीं सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया था कि वो उसके सामने ही नाश्ता कर ले और वो एक बार ही उसे मेडिसिन देकर बाहर जा सके। जबकि अजलीन अब डॉक्टर अरीश की मौजूदगी में कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए नज़रें झुकाए यूं ही बैठी रही थी। मैं तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए जल्दी से ये नाश्ता ख़त्म करो ताकि मैं तुम्हें मेडिसिन देकर बाकी मरीज़ों को भी देख सकूं। डॉक्टर अरीश ने उसकी पलकों की झालर को उठते और गिरते देख संजीदगी से कहा था। वो यूँ अपनी पलकों को उठाते और गिराते कोई नन्ही सी गुड़िया मालूम हो रही थी। मुझे नहीं यहाँ रहना। अब की बार अजलीन मज़ीद अपने आंसुओं पर ज़ब्त नहीं कर पाई थी और रोते हुए यहाँ से जाने का कहा था। उस खड़ूस नर्स तक तो ठीक था, वो बर्दाश्त कर लेती थी उसकी डांट, लेकिन डॉक्टर अरीश का यूँ उससे नरमी से बात करना और उसकी इतनी केयर करना और फिर उसकी नज़रें बार बार खुद पर महसूस करना। अजलीन यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। अरे तुम रोने क्यों लग गई? हम तुम्हें हमेशा के लिए थोड़ी ना यहाँ रख लेंगे। जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर अरीश ने कहते बेसाख्ता ही अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए थे कि वो डॉक्टर अरीश को अपने करीब आते देख सहम कर पीछे को खिसकी थी, जिसे महसूस किए अरीश ने अपने कदम वही रोक लिए थे। वो हरगिज़ अजलीन को खुद से डराना नहीं चाहता था। मैंने कहा ना मुझे नहीं रहना यहाँ, नहीं रहना मुझे यहाँ। अजलीन ने फिर से पैनिक होते गुस्से में आते अपने सामने मौजूद नाश्ते के ट्रे को सामने दीवार पर दे मारा था। और डॉक्टर अरीश, जिसको अजलीन से इस किस्म की बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, अब गुस्से से आगे बढ़ते उसे रोकना चाहा था। वो जो बेड से नीचे को आती बाहर भागने वाली थी, डॉक्टर अरीश ने उसे बाजू से दबोच कर दीवार से पिन किया था। ये क्या बदतमीज़ी है? हाँ, हॉस्पिटल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं जो तुम आए दिन तोड़ फोड़ करती रहती हो। और जब एक दफ़ा कह दिया ना कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तो फिर क्या मतलब है इस किस्म की बेवकूफ़ी का? डॉक्टर अरीश उसके बाजू को झटका देते चेहरे पर धारा था कि अजलीन भला उसकी बात को सुन कहाँ रही थी। वो तो उसके हाथ की हरकत पर ही अपनी सांस रोक गई थी। यूं इतने दिनों बाद फिर से किसी मर्द के लम्स को महसूस करते उसकी जान जाने के दर पे थी। उसे अरीश का हाथ किसी बिच्छू के डसने से कम नहीं लग रहा था। डर और खौफ से सहम कर उसने अपनी आंखें जोर से मीच ली थी और फिर उसके सामने वो नाखुशगवार वाकया किसी फ्लैशबैक की तरह चलने लग गया था, जिसने अजलीन के खौफ में मज़ीद इजाफा किया था। उसका पूरा जिस्म खौफ से थर थर कांपने लग गया था। आंखों से आंसू किसी नदी की तरह बहने लग गए थे। डॉक्टर अरीश ने उसके जिस्म को यूं वाइब्रेट होते महसूस किया तो एक गहरा सांस भरकर हाथ पीछे हटाया था और उसी पर अजलीन ज़मीन पर बैठती सर घुटनों में दिए फूट फूट कर रोती थी। आप सब एक जैसे हो, मुझे नफ़रत है, सबसे नफ़रत है। अजलीन अपने बालों को नोचने के अंदाज में खींचती चीख चीख कर कह रही थी कि अरीश ने इसकी हालत देख के गहरा सांस भरा था। फिर घुटनों के बल उसके करीब झुकते उसे धीमे से आवाज़ दी थी, लेकिन वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी। वो भला कैसे उसकी आवाज़ सुन सकती थी?
अजलीन, अजलीन। अरीश ने एक गहरा सांस भरे फिर कदरे ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा था। नहीं, नहीं रहना मुझे यहाँ, मुझे जाने दो। अजलीन ने चीख कर कहते फ्लोर पर अपने हाथ पाँव चलाना शुरू किए थे कि टूटे हुए गिलास का कांच उसके पाँव में धंस गया था। जिस पर दर्द महसूस की अजलीन की दर्द से भरपूर चीख गूंजी थी। क्या हुआ? अरीश का ध्यान नहीं था कि वो अपना पाँव जख्मी करवा चुकी है, इसलिए अगले ही पल सफ़ेद टाइल्स पर फैले उसके लाल खून को देखते ही झटके से उसके करीब से उठा था। ओ गॉड, मैं कैसे संभालूं इस लड़की को? अरीश खान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा था, फिर एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किए झुककर अजलीन के करीब बैठते उसके पाँव को छूना चाहा था ताकि कांच को निकाल सके, लेकिन अजलीन दर्द के बावजूद भी अपना पाँव पीछे को खींच गई थी। और अब सच में डॉक्टर अरीश की बर्दाश्त की बस हुई थी, इसलिए अगले ही पल ज़बरदस्ती उसके पाँव पर गिरफ्त करते, फिर बेदर्दी से कांच को खींच कर बाहर निकालते। बिना अजलीन को कुछ सोचने समझने का मौका दिए उसको अपनी बाहों में उठाया था। अजलीन जो अपने पाँव में होने वाले दर्द से कड़ाह रही थी, उसे अचानक अफ्ताब पर स्थिर हुई थी, जबकि डॉक्टर अरीश का दिल तेज़ी से धड़कते उसे कानों में सुनाई दे रहा था। और फिर अगले ही पल वो उस फूलों जैसे नाजुक वजूद को उठाकर बेड पर लिटा गया था कि अजलीन ने जैसे होश में आते फिर से झटपटा कर बेड से नीचे उतरना चाहा था। खबरदार, खबरदार, जो तुम 1 इंच भी हिली तो 1 रख कर लगाऊंगा, सारा जोश खत्म हो जाएगा। डॉक्टर अरीश की धार पर अजलीन सहम कर वहीं रुक गई थी। डॉक्टर हूँ मैं तुम्हारा, इसलिए मेरी हर बात मानना तुम पर फ़र्ज़ है, लेकिन तुम्हारे नखरे उठाना मुझ पर फ़र्ज़ नहीं। मैं इंसानियत की खातिर वो भी कर रहा हूँ, लेकिन ये तोड़ फोड़ और शोर शराबा सरासर गलत है, इसलिए नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, वरना मैं सच में बहुत बुरा पेश आऊँगा और हॉस्पिटल में रखे सारे इंजेक्शंस तुम्हें लगा दूँगा। डॉक्टर अरीश ने उसे संजीदगी से डपटते फर्स्ट एड बॉक्स उठाया था ताकि उसके पाँव की ड्रेसिंग कर सके, जबकि अजलीन डॉक्टर अरीश के डांटने और धाड़ पर सहम कर चीखों पुकार करने से तो रुक गई थी, लेकिन आंसू अभी भी आंखों से बह रहे थे। जिन्हें इग्नोर किए डॉक्टर अरीश ने उसके पाँव की ड्रेसिंग की थी। उठकर बैठो। डॉक्टर अरीश ने अपने हाथों को सैनिटाइज करते फिर साइड टेबल पर रखे जूस को दूसरे गिलास में डालकर अजलीन को एक नज़र देख कहा था, जो खामोश आंसू बहा रही थी। मैंने कहा उठकर बैठो और ये जूस पियो। अरीश ने अब की बार पहले से भी बुलंद आवाज़ में कहा था कि अजलीन झट से सीधी होती बैठ गई थी। अरीश ने उसके सामने जूस का गिलास किया तो झट से उसे भी थाम लिया था। और फिर 2-3 घूंट में उसे ख़त्म करते वापस खुद ही टेबल पर रख दिया था। अब मुझे तुम्हारे कमरे से शोर की आवाज़ ना आए, चुपचाप लेटी रहो, मैं कुछ पेशेंट्स को चेक करके फिर आऊँगा। डॉक्टर अरीश ने उसकी आंखों में देख अपने पे एक एक लफ्ज़ पर जोर दिए कहा था। और फिर कमरे से बाहर निकल गया था। बाहर जाते ही उसने लेडी वर्कर को कमरे की अच्छे से सफाई करने का भी बोल दिया था, जबकि अजलीन
जो उस डॉक्टर के सामने अपने आंसू रोके थी, तकिए पर सर गिराए फूट फूट कर रो दी थी कि यूँ अचानक तकिए पर गिरने से उसके पाँव में दर्द से ठिसे उठी थी, जिस पर वो अपनी चीख का गला घूंट गई थी कि वो डॉक्टर कितनी सख्ती से कहकर गया था कि कमरे से बाहर उसकी आवाज़ ना जाए। मोम, ये कितनी प्यारी रिंग है ना। रोहा, जो कि अपने कमरे में मौजूद रूहान की दुल्हन के लिए अपने कुछ ख़ानदानी जेवरात निकाल रही थी, हानि की आवाज़ पर मुड़कर उसे देखा था। हाँ हानि, ये रिंग रूहान की दुल्हन के लिए निकाली है मैंने। रूहा ने उस खूबसूरत और नफीस सी डायमंड रिंग को देखते कहा था जो उस वक्त हानि अपने हाथ में थामे खड़ी थी। रूहान की दुल्हन तो मैं ही बनूंगी, तो मतलब ये रिंग मेरे लिए है। हानि ने इस रिंग को देख दिल में सोचा था और फिर अगले ही पल अपनी मिडल फिंगर में पहन गई थी। हानि, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मोम, मैं बस पहन कर देख रही हूँ कि मुझे फिट है या नहीं। हानि का दिल इस रिंग पर आ चुका था। हानि बेटा, मैंने कहा कि ये रिंग रूहान की दुल्हन के लिए है। रूहान इंगेजमेंट पर उसे पहनाएगा, तुम इसे रख दो और अपने लिए कोई और रिंग देख लो। रोहा ने हानि के हाथ में चमकती उस डायमंड रिंग को देख कहा था। ओके मामा, मैं तो बस ऐसे ही पहन कर देख रही थी। रोहा ने लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए अपनी मोम से कहा था और फिर इस रिंग को उतार कर वापस बॉक्स में रख दिया था। चलो ये सब समेटो अब मेरे साथ, ताकि तुम्हारी छुट्टी करने का मुझे भी तो कोई फ़ायदा हो। रोहा ने मुस्कुरा कर कहते हानि के सर पर हाथ रखा था कि हानि भी मुस्कुरा दी थी और फिर अपनी मोम के कहे के मुताबिक वार्डरोब समेटने में हेल्प करने लग गई थी। जबकि दिल ही दिल में उस रिंग को देख मुस्कुरा रही थी कि आज नहीं तो कल वो रिंग उसी के हाथ में तो आनी थी, कि रूहान की दुल्हन उसी ने ही तो बनना था। जारी है। एपिसोड पर लाइक और कमेंट ना होने के बराबर होते हैं, जो कि बहुत मायूस कुन बात है। काइंडली अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो रीड करने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। नए रीडर्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस नावल के पिछले तीनों सीज़न नावल मोहब्बत, इजहार मोहब्बत और इश्क का इजहार डिस्काउंटिंग प्राइस में हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें 03094275 अभी मैसेज करके नावल हासिल करें।